एनपीओ में क्या रहता है, एनपीओ मतलब क्या होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली जो भी फर्म होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किस लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो हमारे लिए क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली इनकम जो आएगा, ये इनकम का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था अभी तक, वो डेफिनेशन यहाँ पर काम नहीं आएगा। इनकम जनरली क्या होता है, हम लोग अगर मान लो स्कूल है तो स्कूल में स्टूडेंट से फीस ली जाएगी तो वो इनकम होगा। अगर हॉस्पिटल है तो अपने क्लाइंट से फीस ली जाएगी तो वो होगा। क्लब होगा तो क्लब की फीस होती है तो वो आएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग किसी से भी कोई भी फीस लेने वाले नहीं है। यहाँ पर जो इनकम होगा वो किसी अलग तरीके से होगा। वो इनकम क्या होगा, डोनेशन मिलेगा, है ना, चैरिटी मिलेगी, सब्सक्रिप्शन फीस मिलेगा, मेंबरशिप फीस मिलेगी, ये सारे टाइप की इनकम का सोर्स होगा। बट मेन बात क्या कि हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट के लिए काम करने वाले हैं क्या, नहीं, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस किसके लिए होती है, प्रॉफिट के लिए होती है, इसलिए बाकी जगह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है उसके लिए स्पेसिफिकली बताया जाना चाहिए कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर को स्पेसिफिकली बताया गया कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिंपल उनके नाम से डिनोट हो रहा है कि वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। ठीक, इसके पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करेंगे अदर देन एनपीओ, ठीक, अदर देन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हाँ, पहला कौन सा होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है क्या, बैलेंस शीट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे क्यों, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस भी होगा। और इस प्रॉफिट और लॉस को शो करने के लिए हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, लेकिन हम लोग अभी जिस चैप्टर में है उस चैप्टर तो प्रॉफिट, वो चैप्टर तो प्रॉफिट की बात ही नहीं करता। तो क्या इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा होगा, नहीं होगा। यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं अपन, तो हमारा पहले तो बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो ईयर के एंड में बनता है, इसलिए इसको अपन फाइनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी हो या फर्म हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, साल भर काम करेगी तो कहीं ना कहीं वो उन डेटा को स्टोर करके रखेगी, और साल भर का हिसाब किताब कहीं ना कहीं तो शो किया जाएगा। जो जहाँ शो किया जाता है वो स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट हमारे मनी से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, अच्छा यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि फाइनल स्टेटमेंट कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। कब बनेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो पहली बात तो ये क्लियर थी कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा फर्म प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाए तो हम लोग को तो ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा। तो इनके लिए क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला, सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके लिए कौन सा होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। दूसरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होगी, यहाँ पर हमें दो टाइप की बैलेंस शीट देखने मिलेंगी। एक बैलेंस शीट होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमारे लिए जो मेन बैलेंस शीट है वो कौन सी होगी, ओपनिंग वाली की क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग वाली। हम लोग अभी बात की है कि हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो होता है क्लोजिंग के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इनमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्या कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट इज जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल क्या, फंड। अगर अपने क्वेश्चन में बोला गया है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड बैलेंस शीट में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोगों को सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेना है। लेकिन अगर कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होगा।
एंड उसके बेस पे हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के काम कैसे करेगी? कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के लोगों के अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, लोगों के लिए चैरिटी, ये उसी चैरिटी की बात करें। ये जो है, हाँ ये सही बात पूछा कि ये जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट इनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट के अगेंस्ट इनको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। अब हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर फीस की बात कर रहे थे, फीस नहीं चाहिए हमें, तो फीस नहीं चाहिए तो हम लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये पैसे हम लोगों को कहाँ से मिलने वाले हैं, जो बड़े बड़े पर्सन होते हैं वो हमारे कंपनी के मेंबर्स बनेंगे। अभी आ रहे हैं उसमें सब में आएंगे। तो हम लोगों ने जैसे बात की कि हम लोगों के पास, हम लोगों को एक स्कूल ओपन करनी है और इस स्कूल में इतने इतने बच्चे होंगे, लेकिन हम बच्चों से फीस नहीं कलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स तो लगेंगे, टीचर्स तो फ्री में नहीं आने वाले। सर्विस देने का मोटो तो हम ओनर का है ना, हम हेड लोगों का है, ये टीचर लोगों का थोड़ी। एक आध टीचर मिल भी गए तो ठीक है, लेकिन सारे टीचर मान जाएंगे क्या? नहीं। तो टीचर्स लोगों को तो पेमेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना पड़ेगा, बेंचेस तो खरीदने पड़ेंगे, बिल्डिंग का मैनेजमेंट तो रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे तो हमसे होंगे ही होंगे। तो ये सारे खर्चे हम लोगों को अरेंज करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो यहाँ पर जो इनकम का सोर्स होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो इनकम के सोर्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर वैसा सोर्स नहीं होता। यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम कुछ पर्सन्स होते हैं, जो पर्सन हमारे फॉर्म के क्या बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं। ठीक, तो ये मेंबर्स हमें जब जब पैसा देते रहेंगे, उन पैसों के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस में रखेंगे। क्लियर है? हाँ, लेकिन हमेशा ही और एक एक रुपए हम लोग के इस मेंबर पे बेस्ड होगा ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें हमारा ऑर्गेनाइजेशन खुद अर्न करेगा, जैसे सेल ऑफ टिकट। अगर मान लो हम लोग कोई क्लब सोसाइटी वगैरह क्लब है, स्पोर्ट्स वाले कोई क्लब है, स्पोर्ट्स में हम उन लोगों को खिलाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक, बहुत लोग होते हैं जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, अकेडमी में ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर उनके पास मनी होता है पेमेंट करने के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें इंटरेस्ट होता है, टैलेंट होता है, लेकिन उनके पास मनी नहीं है करके अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो उन लोग क्या करेंगे, उनके लिए हम लोगों ने क्लब बनाया। अब क्लब बनाएंगे, हम लोग उस क्लब में ज्वाइन होंगे। अब हम लोग अगर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खेलेंगे तो टिकट बेचेंगे, टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट की फीस कलेक्शन होंगे, तो वो उनसे जो टिकट कलेक्शन होगा, ये हमारा इनकम होगा कि नहीं होगा? तो ये इनकम कोई मेंबर दे रहा है क्या? नहीं, ये इनकम हमें कोई मेंबर नहीं दे रहा है। प्लस ये हम लोग अपने स्टूडेंट से ले रहे हैं क्या? नहीं, ये हम लोग पब्लिक से ले रहे हैं। अगर हम लोग मैच करेंगे तो लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, तो उनसे टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमने इनकम पैसे लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एनपीओ में नहीं आएंगे। हम लोग अभी भी एनपीओ हैं। एनपीओ का मतलब क्या, हम जिसको सर्विस दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सर्विस जिसको मिल रहा है, उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल ऑफ टिकट, इन लॉकर रेंट हो गया, हमारे पास लॉकर है ना। हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हमारे बच्चे तो खेल ही रहे हैं, प्लस बाहर के लोग भी आकर के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। तो बाहर के लोग जब आएंगे तो उनको लॉकर की जरूरत पड़ेगी, उनको हम लॉकर प्रोवाइड करेंगे, तो लॉकर का रेंट से पैसे आएंगे, तो लॉकर रेंट से जो मनी आएगा वो भी हमारा इनकम हुआ। तो ये कुछ कुछ इनकम ऐसे होते हैं वो जो हमारे मेंबर्स नहीं देते हमको, हम लोग खुद अर्न कर रहे हैं। और ये ऐसे इनकम हो गए कि हम लोग अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी ये नहीं बोल सकते प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एक रुपए सब किसके लिए काम आएगा, उसी टूर्नामेंट में फिर लगने वाला है। जो भी ओनर होंगे वो अपनी जेब में लेकर के नहीं जाने वाले, वो प्रॉफिट के नाम से उसको पैसे को नहीं ले रहे हैं। वो किस पॉइंट से ले रहे हैं कि ये जो मनी आएगा, जितना भी मनी आएगा, उस मनी को हम फिर सर्कुलेट करेंगे फॉर द सेक ऑफ अवर एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो मतलब क्या कि हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि इस रिसिप्ट पे, किस टाइप के रिसिप्ट होते हैं, कितने इनकम होते हैं, किस टाइप के इनकम होंगे, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। क्लियर है? अब वापस आते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, जो बात कर चुके हैं अपन कि साल के एंड में कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जिसके बेस से पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेज में पहुंचा है, क्या लेवल पे पहुंचा है, कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, पोजीशन पता चलती है और हमारा रिपोर्ट पता चलता है। वो होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा था पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, ये आता है कि अपने को नहीं, लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बनाना आता है। तो बस अगर कैश अकाउंट बनाना आता है तो हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आता है।
मतलब यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अदरवाइज हम लोग कर वही रहे हैं जो कैश अकाउंट में करते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से कैश अकाउंट बनाया जाता है सेम उसी तरीके से हम लोग को क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट करना है। बस फर्क ये होगा, कैश अकाउंट में हम लोग लिखते थे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। क्लियर है? बस हेडिंग का नाम चेंज होने वाला है और उनके अकाउंट का जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसका नाम चेंज होने वाला है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें बनाना आता है, डायरेक्टली थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता है क्या? अगर वो नहीं आता तो भी एक ही सॉल्यूशन है, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है। तो अगर हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है मतलब हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी आता है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो रूल्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगते हैं वही सारे रूल्स हम लोग को किस में लगते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लगते हैं। ठीक, तो क्लास 11th में हम लोग ये दो चीज़ पढ़ चुके हैं, दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं ना। क्लास 11 में कैश अकाउंट भी बनाना आ चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना आ चुका है। मतलब हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट को और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए। बैलेंस शीट तो कहीं भी पढ़ो एक जैसी होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों ने अभी तक बैलेंस शीट जो पढ़ी है वो कैसी पढ़ी है, इस साल क्लास 12th में हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी, हॉरिजॉन्टल पढ़ी कि वर्टिकल पढ़ी? अप डाउन, दैट इज हॉरिजॉन्टल पढ़ी है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट होगा ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा? यहाँ पर वर्टिकल होगा। तो क्लास 12th में ही ऐसे दो बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। हम जब कंपनीज एक्ट में रहेंगे ना, कंपनीज एक्ट में रहेंगे तो कंपनीज एक्ट के लिए बस लॉ चेंज हुआ था और उसके बेस पे बोला गया है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लगेगा वो किसके लिए, कंपनीज एक्ट के लिए। इसलिए जब शेयर्स पढ़ते हैं तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, लेकिन ये कंपनीज एक्ट के अंडर में नहीं आ रहा है। तो जो कंपनीज एक्ट के अंडर में नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग का वर्टिकल ही रहेगा। क्लियर है क्या? मतलब हम लोग को बैलेंस शीट अभी वही पढ़ना है, पहले इक्वल लायबिलिटी इधर, एसेट इधर, साइड बाय साइड। क्लियर है क्या? इसमें लायबिलिटी डाउन में नीचे एसेट। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये पॉइंट आ गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है, उसके लिए अपन एक चीज़ पढ़ लेते हैं पहले। क्या कि हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। देखो अभी जो पढ़ेंगे ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन दिखाना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन पढ़ने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही है। रिसिप्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इनकम से, और पेमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, एक्सपेंसेस से। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा, कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस होगा? पहला, रिसिप्ट जो होता है वो होता है कैश पे बेस्ड। किस पे बेस्ड होता है? कैश बेस्ड। और ऑन द अदर हैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ड्यू बेसिस। ठीक, कैश बेसिस मतलब आप कितना कैश रिसिप्ट करते हो किसी भी नाम से तो वो हमारा किस में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम से जाएगा। या पेड करते हो तो किस में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन ड्यू बेसिस को कितना पैसा मिला उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, जिसका एक सीधा साधा सा एग्जांपल, सैलरी पेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, रुपीज कितने का, 7 लाख, आउट ऑफ ₹10 लाख। मतलब क्या, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को, सारे एम्प्लॉय को मिलाकर के कितने का पेमेंट किया, 7 लाख का पेमेंट किया, आउट ऑफ कितना, 10 लाख। मतलब इस साल या इस महीने हमें पे कितना करना था, 10 लाख, लेकिन हमने पे कितना किया, 7 लाख। पेएबल कितना था, 10 लाख। पेएबल कितना था, 10 लाख। हमें पे करना था कितना, 10 लाख, दैट इज ड्यू। हमने ड्यू कितना किया, 10 लाख, लेकिन हमने पे कितना किया, 7 लाख रुपीज पे किया। तो ये हो गया कैश बेसिस। तो ड्यू बेसिस पे हमने ड्यू कितना रखा था, सारे एम्प्लॉय का मिला करके ड्यू कितना किया हमने, 10 लाख। लेकिन हमने एक्चुअली जब टाइम आया तो पे कितना किया, 7 लाख। हमारे पास पैसे नहीं होंगे या एम्प्लॉय खुद अवेलेबल नहीं होंगे जब हमने पे किया, कुछ बाहर होंगे, कुछ ऐसा इधर उधर, कुछ लोग हम पे करना नहीं चाहते, फाइन वाइन काट के काट दिया गया, जो भी।
हमने ड्यू कितना किया था 10 लाख, लेकिन उसमें से पे कितना किया 7 लाख। तो कैश अकाउंट में या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिखेगा 7 लाख, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखेगा 10 लाख। ये डिफरेंस है किसमें किसमें, कैश बेसिस और ड्यू बेसिस में। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल जो अभी अभी चैप्टर बना करके आया अपन, कौन सा वाला, शेयर। 2 एंट्री पास करते थे, एक ड्यू वाली एक रिसीविंग वाली। क्यों करते थे, क्योंकि हम लोग को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि हमने ड्यू कितना किया भाई अलॉटमेंट के लिए, हमें मिला कितना। ड्यू की एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये 2 एंट्री, जो बैंक वाली है वो रिसीविंग वाली, कैपिटल वाली जो थी वो ड्यू वाली थी। तो दोनों एंट्री क्यों शो करते थे हम, क्योंकि हम लोग को ड्यू और रिसीव दोनों के बारे में पता रहे कि हमने कितना ड्यू किया 10 लाख, हमने कितना रिसीव किया 7 लाख, कितना बच गया है, कितना बच गया है 3 लाख, वो कहाँ जाएगा। हमारा तीसरा अकाउंट कौन सा, बैलेंस शीट। तीसरा कौन सा एरिया, बैलेंस शीट। हमने ड्यू कितना किया 10 लाख, वो भेज दिया किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसमें से पे कितना किया हमने 7 लाख, वो भेज दिया कहाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बच कितना गया 3 लाख, वो कहाँ भेजेंगे हम, बैलेंस शीट में। याद होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड आता है कि नहीं आता है। तो हर चीज़ों को कहीं ना कहीं शो करना पड़ता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ शो करेंगे, उसके लिए हम लोग को हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो कैश बेसिस होता है, और ये कौन से बेस पे होता है, ड्यू बेस पे होता है। क्लियर है। अब जो कैश बेस पे होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग रियल अकाउंट, और जो ड्यू बेस पे होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये सब छोटे मोटे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं बोल सकते ये क्लास 11 के बेस पे तो हम क्यों याद रखें, ये आ सकते हैं एक हाथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है। तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा बेसिस, कौन सा अकाउंट है, ये रियल, और इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नेक्स्ट पर्सनल। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब इसमें मुझे बताओ ईयर इन्वॉल्व, इसको हो जाता फिर एक साथ क्वेश्चन। मुझे इसका बताओ पहले, ईयर इन्वॉल्व कैश बेसिस। मुझे तुम लोग सोच के बताओ इसमें कौन से साल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कैश। ये सर इनकम ये वो मतलब करंट, ये सब थोड़ा सा ये पीछे रहेगा और ये थोड़ा पहले रहेगा, मतलब या फ्यूचर करंट बोल रहा है और ये करंट से पहले। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, खुद ही सोचो, मैंने सैलरी पे की, ठीक है, सैलरी पे की, अभी चल रहा है 2020, मैंने 2020 की सैलरी पे की, तो क्या वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट कॉलम में आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने पिछले साल का कुछ बचा हुआ था तो 2019 का भी पेमेंट कर दिया, तो क्या वो पेमेंट अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पेमेंट है तो है, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो या आने वाले साल का हो, पेमेंट इज ए पेमेंट। पेमेंट टाइम नहीं देखता ना, पेमेंट करना है तो करना है। कोई अगर हमने फ़ोन किया, बोला कि भाई हमको इतने स्टॉक की ज़रूरत है, आप हमें सप्लाई कर दो, ठीक है, वो बोलेगा नहीं आप पहले एडवांस पेमेंट करोगे तो ही मैं आपको सामान भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। उसके बाद भी आज सामान निकलेगा तो 4 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा, लेकिन आपको पेमेंट आज करना होगा। तो हमने 4 दिन पहले पेमेंट कर दिया, क्या वो पेमेंट नहीं है, पेमेंट तो पेमेंट है, हमने एडवांस में पे किया तो भी वो क्या है, पेमेंट है। तो पेमेंट चाहे 2019 में करो, 2020 में करो या 2021 का करो, हमने पेमेंट तो किया है। आज की डेट में बैठ के जो भी खर्चा कर रहे हैं वो क्या होगा, पेमेंट। मतलब ये हो गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर एनी ईयर इन्वॉल्व होते हैं। कौन से ईयर होते हैं, एनी ईयर, कोई भी ईयर, फर्क नहीं पड़ता। हमने कैश कितना पे किया वो दिखाना है, कितना रिसीव किया वो दिखाना है। इसे बोलते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ही यही होता है। क्लियर है क्या, जब कैश मिला, मतलब बोलते हैं ना जब उठो तब सवेरा, वही चीज यहाँ पर है। जब पैसे मिले वो आपको कैश बुक में लिखना पड़ेगा उस समय, टाइम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ, उधारी में सेल की एंट्री क्या होती है, सेल गुड्स सोल्ड टू राम, सेल अकाउंट डेबिट टू राम, सेल डेबिट होता है, राम डेबिट टू सेल, राम डेबिट टू सेल। क्या ये कैश बुक में जाएगा,
राम डेबिट टू सेल, नहीं जा रहा है सर। ये कैश बुक में जाएगा क्या? सर इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो क्या जाएगा क्या ये? नहीं। राम ने हमें पे किया लेकिन 4 साल बाद पे किया, एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू राम। क्या कैश बुक में जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये बात मानते हैं कि हम लोग सिर्फ करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वो कैश में नहीं जा पाएगा, क्या ये सही है? नहीं। जब हमने एक्चुअल में सेल किया था तब हमने कैश नहीं लिखा, तो जब वो पैसा देगा तब तो लिखना पड़ेगा ना, अब चाहे वो कोई भी साल की बात हो, होगा कि नहीं होगा? तो याद रखो कि जब हम लोग कैश बेसिस में होते हैं तब हम लोगों का कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं होता, किसी भी ईयर से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई भी ईयर हो, कोई भी ईयर हो। क्लियर है? एनी टाइप ऑफ ईयर हम लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। क्लियर है? इधर जो ड्यू बेस पे होता है इसका मतलब हम लोग को करंट ईयर का शो करना है। कौन सी ईयर का शो करना है? सिर्फ करंट ईयर का। क्योंकि ड्यू का मतलब क्या? ये जो 10 लाख था, इधर ध्यान दो, अभी जो एग्जांपल देखे थे हम लोगों को, जो पेएबल था, कितना पेएबल था? 10 लाख रुपीज पेएबल था। वो किस साल का था? वो तो इस साल का था ना। हमने पे कितना किया? 7 लाख किया। अब मान लो इसको 7 की जगह 17 हो जाता, 7 की जगह 17 होता तो भी हमारा आंसर एग्जैक्ट वही रहता। 10 लाख लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 17 लाख लिखेंगे किसके अंदर में? रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। मतलब चेंज कौन होता जा रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। स्टेबल कौन है? क्योंकि ड्यू चीज वही फिक्स है। ड्यू मतलब क्या? 12 महीने में जितना ड्यू करना है उतना ड्यू हम लोग को लिखना है। अब आप भले ही 8 महीने का पे करो, 10 महीने का पे करो, 15 महीने का पे करो, 20 महीने का पे करो, जितने महीने का पे करोगे आप वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखता रहेगा? हमें ड्यू करना है 12 महीने का, तो 12 महीने का दिखाते हैं। वो किसके अंदर? ड्यू बेसिस। हमने ड्यू कितना किया? 12 महीने का ड्यू किया, तो शो कितना करेंगे? 12 महीने का। और 12 महीने मतलब कौन से ईयर? करंट ईयर। तो सिर्फ करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन किस में आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर है? और इसको सिंपली में लेके जाते हैं। अगर हम लोग पूछते हैं कि आपके पापा का इनकम कितना है, तो हम लोग इनकम कैलकुलेट करके बताते हैं कि 1 महीने का इतना, तो 12 महीने का कितना, यही बताते हैं। सीधा कैलकुलेशन, सादा सा कैलकुलेशन ये होगा। क्या हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं? 1 महीने का इतना तो 12 महीने का इतना होगा, उसमें से पापा 15 छुट्टी मारे तो छुट्टी माइनस करते हैं, उसमें से पापा ने इतना लॉस कर दिया तो वो लॉस माइनस कर दो, या ऐसा कुछ करके लास्ट में कितना बच गया वो बताते हैं। क्या अपन तो इनकम की बात जब भी आती है ना, इनकम की बात जब भी आती है, इनकम कैसे डिस्क्लोज किया जाता है? ड्यू बेस पे, 12 महीने का। ठीक है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही नेचर है ना, ड्यू बेस पे, तो इसलिए उसको हमेशा दिखाना पड़ता है कितने महीने का? 12 महीने का। क्लियर है क्या? ठीक, यहाँ तो कोई डाउट? नेक्स्ट। अब ये कौन सा अकाउंट बेस्ड होगा? कौन सा अकाउंट के जैसा होता है ये? कौन सा अकाउंट पे बेस्ड होता है? ये होता है हमारा कैश अकाउंट पे बेस्ड। और ये कौन सा अकाउंट पे बेस्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट, और ये हमारा कौन सा हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक कोई डाउट है? और लास्ट पॉइंट, इन लोग का एग्जांपल बता दो एक एक एग्जांपल। इसका भी एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल। देखो, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर 2 कॉलम है ना, एक रिसिप्ट और पेमेंट। तो दोनों का एग्जांपल बताओ। रिसिप्ट का क्या एग्जांपल है? क्या क्या रिसिप्ट हो सकता है? कुछ भी सोच के बताओ। डोनेशन रिसिप्ट हो सकता है कि नहीं? डोनेशन, तो डोनेशन हमारे लिए रिसिप्ट हो गया। सेल ऑफ टिकट होगा कि नहीं होगा? सेल ऑफ टिकट हो जाएगा, एक्सेट्रा ना। ये हमारे लिए क्या होगा? मेंबरशिप फीस हो गई। ठीक है? पेमेंट, पेमेंट का एग्जांपल क्या? सैलरी पेड आएगा, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कुछ? मशीन परचेज आएगा। मशीन परचेज की एंट्री क्या होती है? तो कैश तो आया, क्या कैश बुक में नहीं आएगा? तो कैश में आता है मतलब रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा? आएगा ना। जैसा कैश होता है वैसे ही हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है, एग्जैक्ट। बस नाम चेंज कर रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। तो मशीन परचेज इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मशीन परचेज, लैंड परचेज,
बिल्डिंग परचेस, बस कंडीशन ये है कि कैश में होना चाहिए ना। क्लियर है क्या इधर? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी बहुत सारी चीजें है ना। बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एग्जांपल बताओ। इनकम और एक्सपेंसेस, इसको बताने के लिए ना अपन को पहले कुछ कुछ और समझना पड़ेगा, फिर इसका आंसर पुट करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल को, इसका आंसर क्योंकि तुम ही लोग बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ समझाता हूँ, उसके बाद तुम खुद आंसर देना। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, कुछ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, नेचर। खर्चे या इनकम या एक्सपेंसेस जो भी बोलो, वो कितने नेचर के होते हैं? दो, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू, जिसका हम लोग को यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं बताता। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, फटाफट बताते हैं ना। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कैपिटल मतलब होता है ऐसे जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? लॉन्ग टर्म। ऑन द अदर हैंड ये जो होगा किसके लिए होगा? शॉर्ट टर्म। ये सारी चीज जो बता रहा हूँ ना मैं, कल याद होनी चाहिए सबको ना। कैपिटल, क्योंकि ये सारी चीज हम लोग मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ये सारी चीज क्लास 11 से रिलेटेड है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको याद करने के लिए। कैपिटल जो होता है किस पे बेस्ड होता है? लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू किस पे बेस्ड होता है? शॉर्ट टर्म। सेकंड, कैपिटल जो होता है वो इररेगुलर होता है, और ये जो होता है रेगुलर होगा। देखो शॉर्ट टर्म मतलब क्या? अप टू 12 मंथ्स, और जो 12 मंथ के ऊपर हो गए तो लॉन्ग टर्म हो गया। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू और कैपिटल में ये डिफरेंस होता है। तो तुम लोगों को ये पकड़ना है कि ये छोटे समय के लिए कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू हो गया। ये लंबे समय के लिए और इरेगुलर हो गया, तो ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया। क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके समझेंगे हम लोग का कैपिटल नेचर कौन सा है और रेवेन्यू नेचर कौन सा है। इसके एग्जांपल्स, लोन, लोन रिसीव्ड ना, लोन हमने लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लिया, और क्या रेगुलरली लेते हैं अपन? नहीं, वो इरेगुलर था। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब ये क्या हो गया? कैपिटल हुआ। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड, ये लॉन्ग टर्म हो गया। इन्वेस्टमेंट कभी कभी करते हैं, जहां लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तभी करते हैं, और उससे बेनिफिट मिलेगा, और लंबे समय के लिए रखते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? लॉन्ग टर्म और इरेगुलर। दूसरा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? लोन रिसीव्ड, ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेड, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये रिसिप्ट की बात आ रही है, और ये पेमेंट की बात आ रही है। क्लियर है? आगे, और मशीनरी परचेज क्या आएगा? कैपिटल और रेवेन्यू। मशीन परचेस करना, कभी कभी परचेस करते हैं ना। मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा, ये कहाँ आएगा? पेमेंट, ये पेमेंट है ना, और ये कैपिटल में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? और कोई एग्जांपल? एडवर्टीजमेंट ना, वो एक्चुअल में एग्जैक्ट इसका है डेफर्ड रेवेन्यू का, लेकिन उसको अपन रेवेन्यू मिलेंगे, रेगुलरली करते हैं ये मान के, जब तक कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। इसमें बताओ, शॉर्ट टर्म और रेवेन्यू रेगुलर, पैसे आ रहे हैं ना, तो रिसिप्ट हो गया। देखो लोन, बैंक गए हम, लोन लेके आ रहे हैं, तो क्या लेके आ रहे हैं एक्चुअली? पैसा लेके आ रहे हैं, पैसा आया हाथ में, उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट हो गई, तो रिसिप्ट में आएगा। चलो बताओ नेक्स्ट। रेगुलर, रेगुलर क्या? सैलरी पेड, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मोबाइल रिचार्ज सर, मोबाइल रिचार्ज, हाँ हाँ ठीक है ना। और स्नैक्स लिख दे,
खाना पीना कुछ इनकम के पॉइंट से बताओ, अभी तो एक्सपेंसेस हो गए सारे। इसमें इनकम इनकम सर इनकम हाँ रिटर्न आएगा सर, इनकम क्या आएगा? डोनेशन डोनेशन आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर, क्या आएगा? डोनेशन, रिटर्न ऑन, वेरी गुड, रिटर्न। यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हमने, उस पर हम लोग को क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या हुआ? इनकम हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन अभी जो बात की है, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस नहीं, एंट्रेंस फीस ले सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, रेंट रिसीव्ड हो गया, हाँ करेक्ट है, रेंट रिसीव्ड हो गया। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगा? लाइफ मेंबरशिप फीस सर वो जो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग मेंबरशिप लेते हैं कुछ फीस पे करते हैं ना, लाइफ टाइम में एक ही बार होगा, वन टाइम हो गया। क्या रेगुलरिटी है उसमें? तो वो तो लॉन्ग टर्म आएगा। तो वो किस में आएगा? इधर आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये क्या थे? कुछ कैपिटल, कुछ रेवेन्यू। अब तुम थोड़ा सा और ध्यान दो, तो हम लोगों ने चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सारी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आ रही थी। हम लोग सैलरी का नाम ले, ये रेवेन्यू आइटम है। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये पेमेंट के अंदर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सैलरी पे करेंगे तो आएगा, रेंट पे करेंगे तो आएगा। हमने अगर बिल्डिंग परचेस किया होगा तो भी आएगा, फर्नीचर परचेस किया होगा तो भी आएगा। मतलब क्या? हम शॉर्ट टर्म वाली, लॉन्ग टर्म वाली, किसी भी चीज का नाम ले, पेमेंट हुआ है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आना होगा। क्लियर है? ठीक। तो इधर एक और पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट आएगा। इसमें कौन से नेचर इन्वॉल्व होते हैं? कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ। इसमें क्या आएगा? कैपिटल प्लस रेवेन्यू, दोनों आते हैं कि नहीं आते? सेवंथ वाले का मतलब इसमें सिक्स वाले का आंसर भी तुम खुद ही दोगे। इसके अंदर नेचर क्या आता है ये तुम लोग खुद बताओगे, ठीक है? अच्छा अभी बताओ क्या होना चाहिए, तुम बताओ, रीजन के साथ बताना है क्यों रेवेन्यू। एक ही ईयर में बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 1 ईयर के इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैपिटल तो लॉन्ग टर्म है, मतलब 5 साल, 6 साल, 10 साल के इन्फॉर्मेशन होते हैं, और हमें सिर्फ लिखना है 1 साल का, तो इसमें रेवेन्यू आइटम्स ही चाहिए। क्लियर है? तो ये रीजन होता है, रेवेन्यू आइटम ही चाहिए। ठीक। अब इस बेस पे तुमको यहाँ बताना है इनकम में क्या आएगा। यहाँ से डोनेशन तो आएगा, सेल ऑफ मेंबरशिप भी आएगा, सेल ऑफ टिकट भी आएगा, मेंबरशिप फीस आएगा। क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप इज नॉट एन इनकम। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, वन टाइम है, वो लायबिलिटी बनेगा। क्लियर है? तो इनकम में क्या आएगा? वो डोनेशन आएगा, सेल ऑफ टिकट आएगा। अब एक्सपेंसेस की बात करेंगे, सैलरी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, और मशीनरी परचेस, लैंड परचेस, बिल्डिंग परचेस, ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर के हो गए। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दिख रहा है, इसलिए इसके अंदर सब कुछ आ गया। ये कैपिटल वाले भी आ गए, ये रेवेन्यू वाले भी आ गए। लेकिन जब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम ही चाहिए। मतलब यहाँ के एग्जांपल में सिर्फ सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ऑडिट फीस पेड, तो ये छोटी मोटी चीजें आएंगी, रेगुलर चीजें आएंगी, रेवेन्यू चीजें आएंगी। क्लियर है? ये डिफरेंस है किसमें? ओवरऑल डिफरेंस है किसमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अब लास्ट में एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे अपन को थोड़ा सा और क्लियर होगा। रिसिप्ट, मेरे को बताओ टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने थे इस चैप्टर में? टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने? 3। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद कितने आ गए? ठीक। और रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर अब ध्यान दो तो दोनों टाइप के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, चाहे वो कैपिटल हो या वो रेवेन्यू। निखिल समझ में आ रहा है? कैपिटल भी आ रहा है और रेवेन्यू भी आ रहा है। क्लियर है? रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर कितने आइटम हो गए? 2 टाइप के आइटम हो गए, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद कितने अकाउंट हो गए? 2 अकाउंट हो गए। एक कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा कौन सा? बैलेंस शीट। क्लियर है? तो उल्टा कर दूंगा। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है क्या?
कैपिटल। अभी देखें ना अपन, सारी चीजें आ जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। तो 2 अकाउंट इसके बाद में है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, रेवेन्यू आइटम जितने भी हैं उनको उठा उठा के हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। कैपिटल में से कैपिटल वाले जितने भी आइटम्स हैं उनको उठा उठा के कहाँ शिफ्ट करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा सिर्फ यही काम होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारे पास होगा। बेसिक क्वेश्चंस कुछ हैं हमारे पास जिसमें हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ उतने के लिए कि हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते आना चाहिए। बट मेनली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करना है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसके बेस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक, तो वो कैसे बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट को अच्छे से हमें समझना है, उसमें से टिक आउट करना है कि कौन से रेवेन्यू आइटम्स हैं और कौन से उसमें कैपिटल आइटम्स हैं। रेवेन्यू आइटम को हम लोग शिफ्ट कहाँ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैपिटल आइटम को हम शिफ्ट कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में। क्लियर है क्या? ठीक। अब रेवेन्यू में, चलो ठीक है, हल्का सा बता दो, रेवेन्यू आइटम में जो रिसिप्ट है वो कहाँ क्या बनेगा, इनकम बनेगा कि एक्सपेंसेस बनेगा? रिसिप्ट क्या बनेगा, इनकम बनेगा। और कैपिटल नेचर क्या बनेगा? बैलेंस शीट में भी 2 साइड होते हैं, एसेट की लायबिलिटी बनेगा। सर जैसे जैसे रिसिप्ट, लैंड हुआ सर तो लैंड तो एसेट में चले जाएगा, और जैसे बैंक वन मैं रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए तो नाम बोल दिया मैं रिसिप्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, रिसिप्ट जो है यहाँ पर ऊपर मैंने क्या बताया, रिसिप्ट और पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी भेजेंगे और कैपिटल पोर्शन को हम लोग बैलेंस शीट में भी भेजेंगे। क्लियर है? अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट के, सिर्फ रिसिप्ट की। रिसिप्ट में 2 चीजें आ गई, रेवेन्यू और एक आ गया क्या, कैपिटल। रेवेन्यू आइटम कहाँ जाएगा और कैपिटल आइटम कहाँ जाएगा, मुझे ये पूछना है। देखो पहली चीज तो अपन ऊपर ही क्लियर कर लिया कि रेवेन्यू आइटम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये तो अकाउंट फिक्स हो गया। लेकिन अकाउंट में भी तो 2 कॉलम है ना, एक इनकम और एक एक्सपेंसेस, तो कौन से कॉलम में भेजोगे तुम बताओ? रिसिप्ट नाम से क्या लग रहा है, एक्सपेंसेस हो सकता है क्या? तो कौन सा कॉलम होगा, इनकम कॉलम होगा। ये तो सिंपल ही था। ये कौन से कॉलम में जाएगा, इनकम के कॉलम में जाएगा। कैपिटल जो है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में भी 2 कॉलम होते हैं, एसेट और लायबिलिटी, कहाँ जाएगा? रिसीव है लायबिलिटी में जाएगा। तुम बताओ, लायबिलिटी में, तुम बताओ। कैपिटल, हाँ कैपिटल नेचर में कैपिटल नेचर का, कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल नेचर की बात, ये नेचर है, ये जो रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में जा रहे हैं, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट का रिसिप्ट अमाउंट कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में तो जाएगा, लेकिन कौन से कॉलम में, बैलेंस शीट के एसेट में कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में? लायबिलिटी में। तो क्यों, तुम बताओ। सर दोनों में जा सकता है, बताऊं सर? आप बताओ बताओ। सर जैसे उसमें मशीनरी आ रहा है, इसमें आ गई ये लायबिलिटी में। लायबिलिटीज में क्यों जाएगा, क्योंकि हमने एज ए चैरिटी, ये हमारी चैरिटी है, ये हमारा एनपीओ है, ये एनपीओ में पैसे देने वाला कौन, ये मेंबर्स। ये मेंबर ने हमें कुछ फीस दिया होगा, सब्सक्रिप्शन फीस बोलो या डोनेशन बोलो या कुछ भी। हम लोग एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का डोनेशन जो दिया था उस डोनेशन की बात कर रहे हैं, या लाइफ मेंबरशिप फीस की बात कर लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस किसके पास आई, एनपीओ के पास आई। एनपीओ ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन ये एनपीओ अपने लिए खर्च करेगी कि यहाँ पर बहुत सारे इनके बेस पे सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए यूज करेगी? किसके लिए यूज करेगी, सोसाइटी के लिए। मतलब यहाँ से पैसे आ रहे हैं और वही पैसे कहाँ लगने वाले हैं, तो एनपीओ सिर्फ अपने पास रखी है कुछ समय के लिए, जो किसके लिए है, वो इस सोसाइटी के लिए। तो किसी और के पैसे हम रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं ना। तो हम लोग को एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल के नाम से जो भी पैसे रिसिप्ट होते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बनेगी। तो वो सारी चीज़ कहाँ ट्रांसफर होने वाली है, लायबिलिटी। आई बस समझ में? तो हम लोग का सबसे पहला काम ये होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में रिसिप्ट कॉलम पढ़ेंगे सबसे पहले। रिसिप्ट में कुछ आइटम्स को हमें रेवेन्यू टिक करना है, कुछ आइटम को कैपिटल टिक करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि रेवेन्यू आइटम को भेजने वाले हम इनकम के कॉलम में और कैपिटल आइटम को हम भेजने वाले हैं कौन से कॉलम में। क्लियर है क्या? ठीक, ये हो गया रिसिप्ट साइड। अब ऐसे ही काम हम किसके साथ करेंगे, पेमेंट के साथ करेंगे। पेमेंट में फिर वही 2 पार्ट आ जाते हैं, एक हो गया रेवेन्यू आइटम या नेचर,
और दूसरा हो गया कैपिटल। रेवेन्यू आइटम कहाँ जाते हैं, कैपिटल आइटम कहाँ जाते हैं? ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू आइटम तो सीधी सी बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ये ऑलरेडी याद कर चुके हैं अपन। और कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी हमें पता है, लेकिन कॉलम्स क्या? इसमें इसमें वो पेमेंट जो है वो इनकम तो नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? एक्सपेंडिचर बनेगा। ये एसेट बन जाएगा। और ये क्या बनेगा हमारे लिए? एसेट। क्लियर है? ठीक, ठीक है यहाँ तक। अब एक और चीज अभी जो अपन एग्जांपल दिया था मैं सैलरी वाला, है ना, ये सैलरी रिसिप्ट का अमाउंट हम उठा करके इनकम में डालेंगे, पेमेंट का अमाउंट हम उठा के एक्सपेंडिचर में डालेंगे। क्या डायरेक्टली डाल देंगे? जितना है उठा के डायरेक्ट डाल देंगे? क्यों पूछ रहा हूँ मैं? यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोगों का पेमेंट हमने कितना किया था? सैलरी 7 लाख, जबकि ड्यू कितना था? 10 लाख। रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में हमने दिखा दिया 7 लाख, हमने लिखना है 10 लाख। ये 10 लाख हमें पता था इसलिए, लेकिन हमने एज इट इज 7 लाख को उठा करके इनकम एक्सपेंडिचर में पुट कर सकते हैं क्या? एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं? मतलब इस अमाउंट में और इस अमाउंट में फर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट के अमाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट में फर्क हो सकता है कि नहीं? क्योंकि ड्यू अलग और पेमेंट अलग, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, और होगा। ये एग्जांपल से दिख ही रहे। हम लोगों ने 10 लाख ड्यू किया, लेकिन पे कितना किया? या तो 7 लाख या तो 17 लाख। कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमने 10 लाख बोला और 10 लाख दे दिया, हम लोग डिले नहीं करना चाहते, तो हम लोगों ने 10 लाख बोला और 10 लाख दे दिया, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है कि नहीं? हम लोग 10 लाख बोलेंगे और हमेशा कम ही देंगे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। 10 लाख बोल के 10 लाख दे सकती है कि नहीं? कुछ कंपनी दे सकती है। जो कंपनी सेम देगी उसके अकाउंट में दोनों जगह 10 लाख दिखेगा, बट जो नहीं दे रहा है वहाँ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। मतलब एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कुछ एडजस्टमेंट भी करने हैं। आदमी बोल सकते हैं ड्यू बेस्ड है। कौन? इनकम और हाँ एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ। फिर सर हम जब हम जो बना रहे हैं रिसीप्ट का पेमेंट, ये ड्यू कहाँ रहा सर? मतलब मिल गया ना उसी में? किसमें ड्यू? इन द सेंस आउटस्टैंडिंग वाला ड्यू नहीं बात कर रहे हैं। ड्यू मतलब क्या कि मैंने कितना इस साल ड्यू किया, टोटल साल भर में कितना ड्यू किया, मैंने कितना पेबल रखा था, पे के हुआ कि नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं तू समझ रहा हूँ मैं, तू क्या बोल रहे हो? तो ये बोल रहा है कि ड्यू का इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग, ड्यू इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। आइए समझ में। आउटस्टैंडिंग का फुल फॉर्म, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है पता है? ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड की बात आ रही है। मैंने ड्यू तो कर दिया आपके नाम पे, बट मैंने पे नहीं किया, तब जाकर के आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। ड्यू इज इक्वल्स टू नॉट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? तेरे दिमाग में जो चल रहा है तो आउटस्टैंडिंग लेके चल रहा है ड्यू को। ड्यू इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं होता। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ड्यू। मैंने चार्ज कर दिया, पे किया कि नहीं किया? कर दिया तो वो ड्यू होके पेड हो गया। अगर पे नहीं किया तो ड्यू होने के बाद पेड नहीं किया, ऐसा बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ, तो मेरे को ये बताना था कि रिसिप्ट यहाँ पर हमने इजीली लिख दिया कि पेमेंट है, रेवेन्यू आइटम है, तो उसको कहाँ डाल देंगे? एक्सपेंडिचर कॉलम में डालेंगे। लेकिन हमें एक और चीज याद रखना है कि विथ एडजस्टमेंट। क्या याद रखना है? विथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना है, मैं बता रहा हूँ। विथ क्या? एडजस्टमेंट। जो भी है वो इसी पॉइंट में, मतलब जो भी काम करना है चैप्टर में, जो दर्द है वो इसी टॉपिक पे है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में ले जाते समय। क्लासेस का जहां एडमिशन कैसे आ जाएगा? पेमेंट और रिसीव अकाउंट बस दिया रहेगा, हम लोग को तो उठाना है, फिर डाल देना है बस। इतना इजी होता ना तो इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता अपने को। इतना इजी नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। इधर वेट करो, इधर देखो। तो हम लोग किसको इनकम और एक्सपेंडिचर कॉलम में किसको डालते हैं? पूरे के पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट को कि सिर्फ रेवेन्यू आइटम को? सिर्फ रेवेन्यू आइटम को। तो हम लोग अभी सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात करने वाले हैं। अब इधर और ध्यान दो, ये और इम्पोर्टेंट है, ये और इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू आइटम, लेकिन सबसे सिंपल यही है, रेवेन्यू आइटम्स ऑफ रिसिप्ट पहले मार फिर मतलब लगा रहे एंड पेमेंट। क्लियर है क्या?
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात कर रहे हैं। जो रेवेन्यू आइटम है हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शिफ्ट करते हैं। एडजस्टमेंट की जरूरत उनको ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात कर रहे हैं। देखो ये चीज बार बार जितने बार रिवाइज करोगे ना, उस चीज को तुम लोग अच्छे से पकड़ पाओगे कि कौन से आइटम रेवेन्यू अकाउंट रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर में शिफ्ट होते हैं। इसलिए बार बार इन चीजों को रिवाइज करना ना। तो रेवेन्यू आइटम कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। आगे होता है और इनकम और हाँ expenditure उल्टा बोल रहा था। हाँ क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रेवेन्यू आइटम कहाँ ट्रांसफर होता है? इनकम एक्सपेंडिचर में होता है, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। वो एडजस्टमेंट क्या है वो पढ़ रहे हैं अपन अभी। तो रिसिप्ट हो गया या पेमेंट हो गए, हम लोगों को वो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तो पता चल जाएगा। इसमें हमें 4 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं बेसिकली, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस। ये क्या है? हाँ ठीक है बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे को ये बताओ, क्लास 11th में ये भी पढ़े अपन कि आउटस्टैंडिंग के साथ क्या किया जाता है? प्लस की माइनस? आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाता है कि माइनस किया जाता है? सर आउटस्टैंडिंग को माइनस के जाता आई थिंक प्लस किया जाता है। सिंगल एंट्री नहीं कौन होगा? आउटस्टैंडिंग याद आ रहा है और प्रीपेड, ये दो नाम पढ़े थे अपन। सर। प्रीपेड प्लस होता है माइनस, प्रीपेड प्लस होता है और एडवांस एडवांस सॉरी आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। सब गलत बोल रहे हैं सर। तू बता। नहीं पहले पे किया ना तो प्लस होगा, वो लेट पे किया तो माइनस होगा, हो सकता है ना। आउटस्टैंडिंग प्लस होता था दर्द लोगों को, और प्रीपेड माइनस होता थोड़ा था। सा गलत करा देता है। ठीक है, अब याद रखो, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। प्रीपेड क्या होता है? माइनस। हमने ये पढ़ा था क्लास 11th में। ऐसा डायरेक्टली याद क्यों किया था? क्योंकि हम लोग के जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होते थे वो कौन से होते थे? क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। क्लोजिंग एडवांस हमेशा क्या होता है? माइनस। कोई डाउट है? तो यहां पर आ गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और एक आएगा क्लोजिंग एडवांस, मतलब प्रीपेड मतलब एडवांस। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर प्लस होता है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता होगा? माइनस। तो उसके ऊपर एक और पॉइंट आ जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अगर क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है तो ओपनिंग आउट एडवांस क्या होगा? तो हमें ये 4 एडजस्टमेंट करने होते हैं, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस वाले। सर ये जो दिया है वो नाम ये रहेंगे तो ये अमाउंट, हाँ ये जो अमाउंट दिया है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये सब लोग कैलकुलेट करना है या पता करना है या ढूंढना है। करके सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ क्वेश्चन में कैसे ना कैसे दिया रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्लियर है क्या? वो इधर देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट हमने लिख लिया, उसमें ये 4 एडजस्टमेंट करेंगे, तब जाके वो क्या बनेगा? रिसिप्ट का इनकम और पेमेंट का एक्सपेंडिचर। सर हर एंट्री में करना होगा। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं है तो प्लस नहीं करेंगे, होगा तो करेंगे। मैं क्या बताया, अगर हमने 10 लाख ड्यू किया और 10 लाख पे कर दिया तो पेमेंट भी उतना ही दिख रहा है, एक्सपेंडिचर भी उतना ही दिख रहा है, तो एडजस्टमेंट नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर हमने जैसे अभी वाले क्वेश्चन की बात करें, हमने पेमेंट कितना किया? 7 लाख। हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है? 10 लाख। तो मुझे 3 लाख के साथ क्या करना होगा? प्लस की माइनस? 7 लाख को 10 लाख दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा? 3 लाख प्लस करने होंगे। तो 3 लाख हमारे लिए क्या थे? आउटस्टैंडिंग था कि नहीं था? तो भाई आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग क्या याद किए थे लास्ट ईयर कि प्लस होता है। क्लियर है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब वो पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मतलब ये साल जब शुरू किए ना, तब उस समय भी थोड़ा थोड़ा आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बचा हुआ था, वो है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और सेम सीन है एडवांस के साथ। ये साल जब शुरू किए तब हमारे पास कुछ कुछ एडवांस पेमेंट ऑलरेडी हो चुके थे, वो है एडवांस, ओपनिंग एडवांस। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा कुछ अगले साल के एडवांस क्लोजिंग एडवांस। हाँ, इस साल जो अगले साल के लिए एडवांस पे हो गया वो क्लोजिंग एडवांस। करेक्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये किसके लिए करना है? हर उस रेवेन्यू आइटम के लिए होगा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर दिख रहा है। ठीक है? कोई डाउट? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर जाने के लिए ये वाला ट्रीटमेंट पड़ रहा है। एक सेकंड,
अब मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट जाना है उल्टा, तो क्या सेम ट्रांजेक्शन होंगे? नहीं, तब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। वो आखिरी क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे। हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, हमें क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तब हमें थोड़ा सा उल्टा कर देना है, माइनस प्लस प्लस माइनस की जगह क्या करना है? प्लस माइनस माइनस प्लस। मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। क्लियर है? आई बस मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, जब तक कि वो टॉपिक नहीं आता तब तक के तो रहने ही दो। अभी क्या करना है? हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहुंचना है। किसके बाद? हम लोग को गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, और क्या निकालना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है? उसके लिए 4 एडजस्टमेंट करने होंगे। कौन से? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जिसको क्या करते हैं? माइनस प्लस प्लस माइनस। याद करने के लिए बस यही करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस। और समझने के लिए मैंने समझा दिया कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला प्लस होता है। जब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो ओपनिंग क्या होगा? क्लोजिंग एडवांस जब माइनस होता है तो ओपनिंग क्या होगा? प्लस। और आउटस्टैंडिंग प्लस क्यों होता है ये भी समझ में आ गया। हम लोगों ने अभी तक पे किया कितना? 7 लाख, लेकिन हमने ड्यू कितना किया? 10 लाख। वो पता करने के लिए जो आउटस्टैंडिंग है उसे क्या करना होगा? प्लस ना, तभी तो टोटल पता चलेगा। या मान लो इसको 10 लाख नहीं करते, 12 लाख करते, ठीक है? 12 महीने का 12 लाख, और हमने 7 महीने का 7 लाख पे किया। 7 महीने का 7 लाख पे किया तो आउटस्टैंडिंग कितने महीने का हो गया? 5 महीने का हो गया। तो 5 महीने का कितना आउटस्टैंडिंग है? 5 लाख। ठीक है, अब करना क्या था? हम लोग को ड्यू बेसिस पे कितने महीने का सॉल्यूशन होता है याद है? इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है। और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए 12 मंथ्स का चाहिए, लेकिन आपने पेमेंट कितने महीने का किया है? और कितने महीने का प्लस करोगे? है ना, पे किया हो ना किया हो, आपको तो शो करना है 12 महीने का। 7 महीने दिख रहे हैं तो और 5 महीने के ऐड ही करेंगे ना, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग की चीजें क्या होती है? प्लस होती है, क्योंकि हमें 12 महीने का चाहिए कुछ भी करके। और एडवांस माइनस क्यों होता है? मान लो हमने 14 लाख पे किया, कितना पे किया? 14 लाख। ये कितने मंथ्स का हो गया? 14 मंथ्स का हो गया। हमें कितने मंथ्स का दिखाना है? 12 मंथ्स का दिखाना है। तो हम लोगों को 12 मंथ्स का शो करने के लिए क्या करना होगा? 2 महीने का माइनस करना होगा कि नहीं? तो 2 महीने जो आपने एडवांस पे कर दिए वो क्या करेंगे? माइनस। तो एडवांस और प्रीपेड इसलिए क्या होते हैं? माइनस होते हैं। आउटस्टैंडिंग की चीजें क्या होती है? प्लस होती है। और ये सारी चीजें क्लोजिंग के बता रहे हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। तो ओपनिंग वाले इनके उल्टे हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमें याद करने हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? सर जो ये हम लोग